वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय। आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय में स्वागत है। और आज क्लास 11th की लेक्चर सीरीज़ में यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है और किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम अपनी स्टडी कर सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। मेरा नाम है जय कौशिक। आइए शुरू करते हैं। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी डायमेंशंस होती हैं और डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 2D ऑब्जेक्ट्स में लेंथ और ब्रेथ होती है, 3D ऑब्जेक्ट्स में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। तो ये जो डायमेंशंस हैं इनकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते थे। और फिज़िक्स में जब मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ और ख़ासकर अगर यूनिट्स की डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या होता है? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स रेज टू ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिन फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके हम अपनी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। इसी को हम कहते हैं डायमेंशंस और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? डायमेंशन एनालिसिस एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है, एक मेथोडोलॉजी है, एक मेथड है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं डायमेंशंस का इवोल्यूशन, डायमेंशंस की फॉर्मेशन। डायमेंशन एनालिसिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय आइडेंटिफाइंग द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। These dimensions are independent of the numerical multiple constant of the quantities in the word can be expressed as a function of the fundamental dimensions। तो यानी कि यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स को और जो न्यूमेरिकल मल्टीपल्स हैं उनको कंसिडर नहीं करते। उनको कंसिडर करने का रीज़न ये है कि वो चीज़ें डायमेंशन लेस होती हैं। तो ये हमारी डायमेंशन एनालिसिस की डेफिनेशन थी, इसको हमने समझा और जाना। नाउ आगे चलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन एनालिसिस पता लग गया कैसे करते हैं, क्या होता है डायमेंशन एनालिसिस वो पता चल चुका है, डायमेंशंस क्या होती हैं वो पता चल चुका है। अब हमें हमारी डेस्टिनेशन पता है कि भैया डेस्टिनेशन पता है कि हमें डायमेंशंस के बारे में स्टडी करना है, जानना है डायमेंशंस क्या है। और जो पाथ है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में अच्छे से स्टडी कर ले और अच्छे से डायमेंशनल फॉर्मूला को जान ले तो हम ज़्यादा डेप्थ में बता सकेंगे चीज़ों का इवोल्यूशन। सो द एक्सप्रेशन शोइंग द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन है जिसको अब थोड़ी ही देर में हम जानेंगे। तो कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जिनका यूज़ करके हम अपनी पूरी स्टडी करते हैं। एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होनी चाहिए। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, उन ब्लॉक्स को जोड़ के, काट के या अलग अलग प्रोसेस करके हम अपना पूरा मकान बना सकते हैं, पूरा हाउस क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे ये 7 डायमेंशंस का यूज़ करके अपनी पूरी डायमेंशन एनालिसिस की स्टडी कर सकते हैं। हमने जो अभी 7 डायमेंशंस देखी उनका यूज़ करके हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे डायमेंशन क्वांटिटीज़ का। तो सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है वो डेंसिटी का लिया है। डेंसिटी होती है मास
अपॉन वॉल्यूम। हम जानते हैं किसी भी चीज़ की अगर मैं डेंसिटी निकालता हूँ तो वो होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो डायमेंशन होती है लेंथ की, हमने अभी भी देखा जो लेंथ की डायमेंशन होती है वो होती है L, और जो मास की डायमेंशन होती है वो होती है M। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन रखता हूँ तो वो होगी L। तो उसी तरह से वॉल्यूम जो होती है वो होती है L इंटू L इंटू L। चाहे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करें, चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाएं, उसमें जो वॉल्यूम होगी वो हमेशा आपके लेंथ का क्यूब होगी, तो L क्यूब। मास की डायमेंशन हमारी M होती है, इसलिए वहाँ पर हमने M लिखा है। उसी तरीके से हमारी डेंसिटी की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी M L-3 T0, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई भी डायमेंशन नहीं ली गई है, टाइम की किसी भी डायमेंशन का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए हमारे पास डायमेंशन का ये फॉर्मूला आता है डेंसिटी का। अब हम देखेंगे फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं और जानेंगे कि फोर्स की डायमेंशंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो जब कोई भी क्रिकेटर को बॉल दी जाती है और अगर वो बैटिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने बैट का यूज़ करेगा और कुछ फोर्स अप्लाई करेगा उस बॉल के ऊपर। तो फोर्स कैसे अप्लाई करता है, क्या होता है फोर्स का बेसिक मीनिंग, क्या न्यूटन्स लॉ होते हैं, ये हम अपने आने वाली वीडियोस और जो हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे आने वाले लेक्चर्स है उनमें स्टडी करेंगे। पर यहाँ जो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखने जा रहे हैं फोर्स की वो है मास और एक्सेलरेशन। तो जो मेरी बॉल आएगी उसका कुछ मास होगा और वो मूव करेगी तो उसकी कुछ एक्सेलरेशन होगी, और इन दोनों क्वांटिटीज़ का यूज़ हम फोर्स में करते हैं। अभी के लिए आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो डायमेंशन जो होती है मास की M होती है, लेंथ की डायमेंशन जो है आपकी L होती है, और टाइम की डायमेंशन आपकी T होती है। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो आपकी हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो वो हो जाएगी LT-1। और जब मैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन देखूंगा जो होती है मेरी वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वो हो जाएगी LT-2। और जो मेरा फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, वहाँ पे जब मैं मास और एक्सेलरेशंस की डायमेंशन पुट करूँगा तो मेरे पास मेरे फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी जो होती है MLT-2। तो ये हमारी फोर्स की डायमेंशन आ गई यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बेसिक डायमेंशंस का हमने यहाँ यूज़ किया और उसकी मदद से हमने इस चीज़ को कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट दिखाया है, एक चार्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे। इस टेबल के अंदर हमारे पास अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हैं, तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि ये आपके लिए आगे हेल्पफुल हो। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स की अब हम बात करेंगे। क्या होते हैं? दीज आर दी क्वांटिटीज हुज वैल्यू आर कांस्टेंट एंड दे पोजेस डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, यानी कुछ ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती है और उनकी डायमेंशंस होती है। जैसे लाइट का अगर मैं बात करता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में c होती है, उसकी भी डायमेंशन होती है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो एक कांस्टेंट वैल्यू है पर उसकी डायमेंशन है, हमें यहाँ पे चीज़ समझनी होगी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, इन सब की डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं पर ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो ये नहीं कि कोई वैल्यू कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन नहीं हो सकती है। किनकी डायमेंशंस नहीं होती? डायमेंशनल वेरिएबल्स होते हैं और डायमेंशन कांस्टेंट्स होते हैं, तो उनको अब हम देखेंगे। तो डायमेंशनल कांस्टेंट हम देख चुके हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स जैसे वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, डेंसिटी हो गया, जिनके अभी तक हम स्टडी करके आए हैं, वो डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं, यानी कि जिनकी डायमेंशंस की वैल्यू वेरी हो सकती है। कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट्स हैं पाई, 1, 2, 3, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमारी कांस्टेंट्स होती हैं और ये डायमेंशन लेस होती है, इनकी कोई भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये चीज़ हमें समझनी है
कि डायमेंशन लेस का मतलब है कोई भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। m जीरो होगा, l की पावर जीरो होगी और t की पावर भी इनकी जीरो होगी। और डायमेंशन लेस वेरिएबल्स कौन से होते हैं? यानी कि वेरिएबल तो है, उनकी वैल्यू तो वेरी हो रही है, पर उनकी कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, स्ट्रेन हो गया, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, पर ये वेरी हो सकती है। तो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस को समझने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। The method of studying a physical phenomena on the basis of dimensions are called dimensional analysis. अब वक्त आ गया है कि आपके ब्रेन में कुछ एप्लीकेशंस डाली जाए डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड, जिनकी स्टडी के बाद आप डायमेंशनल एनालिसिस को काफ़ी बेटर वे में समझ सकेंगे। तो हमारे पास 3 एप्लीकेशन होती है। पहली एप्लीकेशन होती है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। दूसरी होती है टू चेक द करेक्टनेस, और तीसरी होती है टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज हम इनमें से ही एक एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस की स्टडी करेंगे, और बाकी 2 एप्लीकेशंस हम अपनी आने वाली लेक्चर सीरीज में कंटिन्यू रखेंगे और इस चैप्टर को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। तो इतनी सारी हमने डायमेंशंस की स्टडी कर ली है, तो अब वक्त आ गया है ये देखने का कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ है और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटी बाय मेकिंग द यूज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का हम यहाँ यूज़ करते हैं। वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इफ़ वी नो द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। अगर हम जानते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो डिराइव करेंगे वो है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा पार्टिकल है, अगर वो मेरा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और सर्कल के रेडियस पे। तो हमें नहीं पता फॉर्मूला क्या है, हमने इसके बारे में कोई स्टडी नहीं करी, हमने इसकी फिजिक्स को नहीं पढ़ा है। तो अब जो हम यहाँ चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं वो सिर्फ इतनी सी है कि हम देखेंगे कि कैसे जब हमें फॉर्मूला ना पता हो उसके बावजूद हम डायमेंशन से फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं। पर क्या ये मेथड एकदम एग्जैक्ट है या नहीं, ये आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पता चलेगा। सो F is directly proportional to m raised to the power a, v raised to the power b and r raised to the power c। और जब मैं इनका प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटा देता हूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाता है k, विच इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पे फोर्स की डायमेंशंस जो हम कैलकुलेट करके आए हैं पीछे, मास की डायमेंशंस जो हम अभी पीछे देख के आए हैं, लेंथ की एंड वेलोसिटी की डायमेंशन जो हमने अभी जस्ट फोर्स कैलकुलेशन में यूज़ की है, उसको मैं पुट करूँगा, अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज़ करूँगा। हमने जो मैथमेटिक्स छोटी 6th-7th क्लास से यूज़ करी उसी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, कोई ज़्यादा हैवी मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पे नहीं लगाई है। और सिंपली मैं जो है पावर कंपेयर करूँगा हर डायमेंशन की। तो मैं जब m की पावर कंपेयर करता हूँ तो मेरी a की वैल्यू आ जाती है जो आ जाती है 1। जब मैं l की पावर कंपेयर करता हूँ तो b प्लस c मेरे पास 1 आ जाता है, और जब मैं t की पावर कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास जो b है उसकी वैल्यू 2 आ जाती है। उसी तरीके से मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी जो आ जाएगी -1। और जब मैं इन तीनों वैल्यूज़ को मेरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा और सॉल्व करूँगा तो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज़ mv²/r। तो हमने यूनिट्स की मदद से, डायमेंशंस की मदद से, विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल कंसेप्ट, विदाउट यूजिंग द फिजिक्स बिहाइंड दिस टॉपिक, हमने इसको डिराइव किया। है ना इंटरेस्टिंग? आसान लगा? ये फिजिक्स तो बहुत आसान है। हाँ जी है, फिजिक्स आसान है, पर फिजिक्स मुश्किल भी है। मुश्किल जब हो जाती है जब हम उसको समझते नहीं हैं, उसको अपने दिमाग से नहीं समझते, उसको अपने दिल से नहीं समझते। अगर किसी चीज़ को दिल से समझना शुरू कर दो तो वो चीज़ अपने आप दिमाग में आ जाती है। नाउ
एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, रेनॉल्ड नंबर NR जो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखनी है हम सबको, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ लेमिनार फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड थ्रू अ पाइप। NR जो है एक फंक्शन है डेंसिटी का रो का, एवरेज स्पीड v का, विस्कोसिटी n का, और प्रोपोर्शनल होता है ये d के, जो आपका डायमीटर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। यानी कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ हमें दे रखी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, बाकी सब में नहीं दे रखा वो कैसे प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहे हैं, सिर्फ d की दे रखी है यानी कि डायमीटर की। तो हम इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लेंगे, ये बात ध्यान से समझने की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और हमें जो नीचे फॉर्मूला दे रखा है उसको हम डिराइव करेंगे। और यहाँ पे हमें जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है उसकी डायमेंशंस भी दे रखी हैं, तो काम एकदम आसान है, यूनिट्स दे रखी हैं और उनका हम अब यूज़ करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि NR जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा K रो A VB एंड ईटा C, और D की कोई भी पावर मैंने यहाँ नहीं ली है क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके D से। तो K मेरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाती है, जैसे ये लिखा हुआ है पहले ही, मैं इसका यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो मेरी M L और T तीनों की पावर 0 हो जाएगी। डेंसिटी की पावर मैं जानता हूँ क्या होगी, M L पावर -3 T 0, वेलोसिटी होगी LT -1, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा मेरा M L -1 T -1, और D की सिर्फ L लेंगे क्योंकि वो लेंथ है। इन तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पुट करूँगा अपनी इक्वेशन 1 में, पावर्स को सॉल्व करूँगा बाय एक्सपोनेंशियल रूल, फिर मैं अपनी पावर्स को कंपेयर करता हूँ और मेरी A B C तीनों की वैल्यू आ जाती है और मेरे पास फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट रिगार्डिंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो आज हमने देखा कि डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, उसको हमने स्टार्ट किया, और फिर डायमेंशंस के बारे में जाना डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग डायमेंशंस देखी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में जाना कि डायमेंशंस को कैसे स्टडी किया जाए, और साथ ही साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, 2 न्यूमेरिकल हमने आज यहाँ पे किए जिनकी मदद से हमें ये चीज़ समझ में आई कि डायमेंशन एनालिसिस में जब फॉर्मूला डिराइव करने का कंसेप्ट आता है तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल कंसेप्ट। यहाँ पर अभी जो 2 फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का और रेनॉल्ड्स नंबर का, यहाँ पे हमने कोई भी फिजिक्स का यूज़ नहीं किया है, यानी कि विदाउट यूजिंग ऑफ फिजिक्स वी कैन डिराइव फॉर्मूले। बट द थिंग इज दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वे टू स्टडी द फिजिक्स। क्या डायमेंशन फॉर्मूले हमेशा सही होंगे, क्या डायमेंशन फॉर्मूले हमेशा सही नहीं होंगे, ये रहस्य खुलेगा आने वाली वीडियोस में, तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का टास्क कंप्लीट होता है, हमारा आज का वर्क कंप्लीट होता है। बहुत शुक्रिया मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपके क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाले फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकें और आने वाली टाइम में हम आपके लिए नई नई वीडियोस ला सकें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।